तो एनटीपीसी और एसएससी सीएचएसएल दोनों को साथ में लेकर के हम चल रहे हैं। कारण क्या है कि एनटीपीसी का जो सिलेबस है थोड़ा सा सीएचएसएल से लो है, थोड़ा सा लो है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ लो लेवल का ही तैयारी करें। अगर सिर्फ जो एनटीपीसी के लिए टारगेट कर रहे हैं या ग्रुप डी के लिए टारगेट कर रहे हैं तो हम लोग अच्छे लेवल का तैयारी करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं। शुरू में हम लोग थोड़ा स्लो चलेंगे। उसका कारण क्या रहेगा? स्लो चलने का कारण क्या रहेगा कि कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे। क्या समझेंगे? कॉन्सेप्ट। तो जब हम लोग लगभग में 5 से 6 सेट पढ़ लेंगे, 5 से 6 सेट कहने का मतलब है कि अगर 25-25 क्वेश्चन का एक सेट हम लोग पढ़ते हैं तो 25-5 125 क्वेश्चन, और 125 क्वेश्चन में चूंकि हर एक चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा तो हर एक चैप्टर को हम लोग शुरू से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो जब 5 से 6 सेट पढ़ चुके होंगे तो सारा का सारा चैप्टर का मतलब 60 to 70% कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद फिर हम लोग जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो 5 से 6 सेट हमारा स्लो रहेगा, लेकिन उसके बाद आप देखिएगा कि आपका जो है स्पीड अच्छा हो गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चंस भी आपसे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। रहा बात कि ये जो टारगेट बैच है इसको हम इस तरह से ही क्यों तैयारी करवाते हैं वो भी आप समझ लो। इस तरह से तैयारी इसलिए करवाते हैं कि अभी हम स्टार्ट करें और एक एक चैप्टर करके पढ़ाना शुरू करें। एक एक चैप्टर करके पढ़ाना शुरू करें। पता चला क्या कि हम 10 चैप्टर तक जाते जाते दम तोड़ देंगे, मतलब मेरा समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक चैप्टर में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है और हम अगर हर एक कॉन्सेप्ट को लेना शुरू कर दे तो एनटीपीसी, बैंक, एसएससी सब लेवल का उसमें क्वेश्चन आ जाएगा। तो चूंकि हमारा टारगेट सिर्फ एनटीपीसी के लिए है, जो बैंक का तैयारी करते हैं या एसएससी का तैयारी करते हैं उनके लिए ये थोड़ा लो लेवल हो जाएगा, और जो सिर्फ बैंक और एसएससी का तैयारी करते हैं उनके लिए ये लो लेवल। जो एनटीपीसी का तैयारी करते हैं अगर उनको मैं वो कॉन्सेप्ट सारा बताना शुरू कर दूं पूर्ण रूप से तो उनके लिए ये थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा। तो हमारा अभी का मेन जो उद्देश्य है वो है टारगेट एनटीपीसी, ठीक है, टारगेट सीएचएसएल। ठीक है। तो अगर हम सीएचएसएल का क्वेश्चन को भी तैयार कर लेते हैं तो एनटीपीसी का भी हमारा तैयार हो जाएगा, और एनटीपीसी तो हमारा साथ साथ चलता ही रहेगा। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे डिस्कस करने का। हालांकि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा फार्मूला फ्री है। फार्मूला हम थोड़ा कम पढ़ाते हैं, कम रटवाते हैं, कॉन्सेप्ट हम ज़्यादा देते हैं। अगर आप ये गारंटी दे कि मैं जो आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ वो आप कंसंट्रेशन के साथ क्लास में सुने और सुनने के बाद उसको जा करके 1 से 1.5 घंटा ही सिर्फ प्रैक्टिस करें, 1 से 1.5 घंटा ही सिर्फ प्रैक्टिस करें, तो आपको 100% मैं बता रहा हूं कि 1 महीने के भीतर आप खुद देखिएगा कि आप में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको खुद में नजर आएगा मैथमेटिक्स के चैप्टर में, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। ठीक है। रहा बात जो पढ़ने का तरीका है, पढ़ने का तरीका ये है, थोड़ा सा हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा आपको पढ़ना है, जीके जीएस भी पढ़ना है, या बहुत लोग पहले से भी पढ़ रहे होंगे। अभी जीके जीएस भी पढ़ना है, फिर आपको रीजनिंग भी पढ़ना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कोशिश करें कि प्रीवियस ईयर का सेट बनाएं। मैं आपको प्रीवियस ईयर का ही सेट बनवाऊंगा। सबसे बड़ा बात तो ये हो गया, प्रीवियस ईयर का सेट बनाने से आपको ये फायदा होता है कि आपको क्वेश्चन का एक पैटर्न पता चल जाता है कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब एक बार पैटर्न पता चल जाता है यानी क्वेश्चन आप थोड़ा अनुमान भी लगा सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का सेट बनाइए, सेट लगातार चलाते रहिए। जीके जीएस के बारे में आप लोग को पहले से भी नॉलेज होगा, और जीके जीएस जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मायने रखेगा जीके जीएस। अगर बहुत अच्छा है तो थोड़ा मैथ पे कंट्रोल करें। मैथ अगर आपका कंट्रोल हो जाएगा तो हमको उम्मीद है कि एनटीपीसी आपसे बहुत आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा कंपटीशन अच्छा रहेगा, क्योंकि सबको पता है कि 1.5 करोड़ आदमी फॉर्म भर चुका, 1.5 करोड़ स्टूडेंट फॉर्म भरा है सिर्फ 35,000 सीट के लिए। तो इसका मतलब है कि कंपटीशन बढ़ेगा, और सभी लोग पढ़े हुए हैं। अभी तो सब आदमी पढ़ता है, चाहे पटना हो, दिल्ली हो, सब जगह कंपटीशन बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि कट ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा जाएगा।
तो बिना मेहनत किए हुए आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा, ये आप 100% तय कर लीजिए। आपके पास 3 महीना का समय है और इस 3 महीना में आप ये भूल जाइए कि आपका कोई भाई है, घर वाला है, माँ है, बहन है, बाप है, दोस्त है, यार है, कुछ नहीं है आपका। आपके साथ सिर्फ आपका पढ़ाई जाएगा। अगर आप सक्सेस है तो आपका दोस्त आपको पूछेगा, जो सक्सेस नहीं है उसका दोस्त फिर पूछेगा भी नहीं बाद में। सच्चाई यही है दुनिया का। अगर आप सक्सेस है तो समाज भी आपका इज्जत करेगा, अगर आप सक्सेस नहीं है तो समाज भी आपका इज्जत नहीं करेगा और परिवार भी आपका इज्जत नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको सक्सेस होना है और उसके लिए आपको पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा जो एनटीपीसी में अगर हम लोग फोकस करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाता है अरिथमेटिक से। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग को अरिथमेटिक से पूछा जाता है। एडवांस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अपेक्षाकृत कम पूछा जाता है। CHSL में भी अगर 25 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 15 से 16 क्वेश्चन आपका अरिथमेटिक से रहता है, 10 क्वेश्चन इधर उधर से DI से रहता है। अच्छा, DI भी पूछा जाता है NTPC में, DI भी पूछा जाता है NTPC में और CHSL में भी पूछा जाता है DI। ठीक है, एडवांस का 5-6 क्वेश्चन तो आपको NTPC में रहेगा ही रहेगा, जबकि CHSL में 10 क्वेश्चन तक रह सकता है, 5 या 6-7 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स ही है। तो घबराने का जरूरत नहीं है, हम लोग धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा अरिथमेटिक के बारे में आज जान लेते हैं कि अरिथमेटिक है क्या और हमको पढ़ना कैसे चाहिए। फार्मूला फ्री चूंकि हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम सब चैप्टर को एक साथ अलग अलग करके देखें तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक में हमें देखना क्या सब है, इसको देखिए। अरिथमेटिक में हमें सबसे पहले रेशियो देखना है। रेशियो को बैकबोन चैप्टर कहा जाता है अरिथमेटिक का। रेशियो को बैकबोन चैप्टर कहा जाता है अरिथमेटिक का। हमको देखना है परसेंटेज, हमको देखना है एवरेज। एक वे में होना चाहिए। हालांकि हम यहाँ पर चूंकि सबको अलग अलग करके नहीं पढ़ा रहे हैं तो इसलिए हम इसको एक अलग तरीका से लिख रहे हैं। जबकि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, पहले हम रेशियो पढ़ाते हैं, फिर एलिगेशन पढ़ाते हैं, फिर पार्टनरशिप पढ़ाते हैं, वो सब थोड़ा सा अलग हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि इसी तीनों को लेकर के चलना है और यही तीनों हमारा मेन चैप्टर होगा, यही तीनों हमारा मेन चैप्टर होगा और इसी तीनों पे सारा का सारा खेल निर्भर करता है। अब आपको हम बताएंगे कि ये सारा का सारा खेल इसी पे ही क्यों निर्भर करता है, ये भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेशियो, परसेंटेज और एवरेज दिया हुआ है। यहाँ पर एवरेज से रिलेटेड कुछ कुछ चैप्टर है, उसको हम लोग समझते हैं। एवरेज से रिलेटेड बहुत सारा चैप्टर, एवरेज का मेन बेसिक्स को तो समझना ही है। एवरेज से रिलेटेड चैप्टर है टाइम एंड वर्क। एवरेज और रेशियो दोनों से रिलेटेड चैप्टर है टाइम एंड वर्क, ठीक है, और टाइम एंड डिस्टेंस। तो रेशियो से भी रिलेटेड है और रेशियो से टाइम एंड डिस्टेंस भी रिलेटेड है और एवरेज तो ये है ही। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज को समझना बहुत जरूरी है। एकदम सरल भाषा में हम समझाते हैं, कोई भी आपको ये नहीं लगेगा कि बहुत भारी करके बता दिए तो हमको बहुत भारी लग गया, कुछ ऐसा शब्द का हम इस्तेमाल कर लिए, भारी भरकम शब्द जो लगे कि बहुत भारी है। तो भारी कभी भी लेके नहीं चलना, एकदम सरल भाषा में हम आपको बताते चलेंगे कि एवरेज क्या है। एकदम सरल भाषा में, जहां भी हम लोग पर का इस्तेमाल करते हैं, प्रति का इस्तेमाल करते हैं, ईच का इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स में जहां भी प्रति का इस्तेमाल होता है, प्रति का इस्तेमाल होता है, ये प्रति या ईच का इस्तेमाल होता है, ठीक है, या हम लोग पर का इस्तेमाल बोलते हैं, वो सारा का सारा एवरेज वाला टर्म है मैथमेटिक्स का। अगर बात किया जाए, हम बोलते हैं सब्जी जाते जब खरीदने के लिए मार्केट में तो पूछते भैया परवल क्या दर है, तो परवल क्या दर है तो वो आपको बताता क्या है कि 20 रुपया प्रति केजी। तो 20 रुपया प्रति केजी लगाया, वहां पर प्रति लगाया, तो इसका मतलब वो टर्म क्या है, वो टर्म एवरेज का टर्म है। मतलब 1 केजी अगर आप लेंगे तो आपको 20 रुपया खर्च करना पड़ेगा, 2 केजी लेंगे तो 20 दूनी 40 रुपया खर्च करना पड़ेगा, 3 केजी लेंगे तो 20 तिया 60 रुपया खर्च करना पड़ेगा, ठीक। तो वहां पर प्रति केजी का इस्तेमाल हो रहा है। किस स्पीड से आ रहे हैं, तो प्रति आवर 10 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रहे हैं हम लोग, तो वहां भी प्रति का इस्तेमाल हुआ।
स्पीड में प्रति का इस्तेमाल हुआ, इच का इस्तेमाल हुआ, तो टाइम एंड डिस्टेंस में जो स्पीड वाला टर्म होगा वो भी क्या होगा, एवरेज कहलाएगा। टाइम एंड वर्क में अगर आते हैं तो टाइम एंड वर्क पे गौर करना। बोले टाइम एंड वर्क में एक होता है कार्य क्षमता, कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी, किस कार्य क्षमता से आप काम कर पा रहे हैं। तो 20 यूनिट पर डे काम करते हैं, 20 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से काम कर रहे हैं, वहां भी प्रति लग गया, वो भी इफिशियंसी जो है वो भी कौन सा टर्म आ गया, एवरेज वाला टर्म आ गया। अच्छा, ये जो परसेंट लगा हुआ, ये जो परसेंट है तो इसमें भी तो पर है ना, पर इसमें भी है ना, तो इसका मतलब क्या है, परसेंट भी एक एवरेज है। प्रति 100 में, प्रति 100 में वो भी क्या है, एक एवरेज है। कभी कभी क्या होता है कि प्रति नहीं लगा हुआ रहता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग को समझना पड़ता है कि वह प्रति का सेंस निकल के आ रहा है। हम बोले कि इस क्लास में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनका एवरेज एज निकालिए, तो आप बोलते हैं 20 वर्ष, सिर्फ 20 वर्ष बोल करके छोड़ दिए। तो जब सिर्फ 20 वर्ष बोल करके छोड़ दिए तो उसका सेंस क्या निकल के सामने आया, 20 वर्ष प्रति स्टूडेंट, पर स्टूडेंट। समझ में आ रहा ना। हम बोले गाड़ी तुम्हारा क्या एवरेज दे रहा भाई, गाड़ी तुम्हारा क्या माइलेज दे रहा, पूछते हैं ना, तो मेरा गाड़ी तो बहुत खटारा हो गया, मेरा गाड़ी अभी 20 का ही एवरेज दे रहा। हम क्या बोले, 20 का ही एवरेज दे रहा है। तो भले ही हम बोले 20 का ही एवरेज दे रहा है, लेकिन उसका सेंस क्या सामने आ रहा है, उसका सेंस निकल के सामने आ रहा है कि 20 किलोमीटर पर लीटर में चलता है। वो आपको पता कैसे चलता है कि अगर आप 10 लीटर बढ़ाते हैं, 10 लीटर बढ़ाते हैं और 200 किलोमीटर चलता है, तो आप समझ जाते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति लीटर चला। अब वहां पर एक देखिए, जहां पे प्रति लग गया वो एवरेज हुआ, और हम बोले 10 लीटर बढ़ाते हैं, 10 घंटे में पहुंचते हैं, 10 केजी चावल लेना है, तो कहीं केजी है, कहीं आवर है, कहीं लीटर है। तो ये जितना टर्म है उस सारे टर्म को नंबर ऑफ टर्म कहा जाता है, पदों की संख्या कहा जाता है। एवरेज आप लोग जानते होंगे कि टोटल बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म, यानी औसत गुना पदों की संख्या। अगर पदों की संख्या को औसत से मल्टीप्लाई कर दे तो यहां पर टोटल निकल जाता है, यानी कुल निकल जाता है। और यहां से हम लोग बहुत सारे चीज को डिफाइन करने वाले हैं। अभी तो हम इसका स्टार्ट ही कर रहे हैं। एवरेज बहुत बड़ा टॉपिक है खुद अपने आप में। तो हम ये आपको दिखाना चाह रहे थे कि एवरेज से कितना सारा चैप्टर रिलेटेड है। जहां भी पर लगेगा वो सारा का सारा क्या है, एवरेज है। और एवरेज का खुद भी अपना है। अगर आप पूरा मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ना तो आपको बाद में पता चलेगा कि ये तो सब एक दूसरे से उलझा हुआ है, सब एक दूसरे से उलझा हुआ है। असल में सब एक दूसरे से उलझा हुआ, लेकिन हम लोग उसको उसके बेसिक्स को समझने के लिए सभी चैप्टर को अलग अलग पढ़ते हैं, तभी समझ में आता है। लेकिन जब आप पूरा पढ़ चुके होंगे मैथमेटिक्स तो आपको पता चलेगा ये तो सब में सब उलझा हुआ है। हम पढ़ रहे रेशियो, आ गया परसेंटेज का क्वेश्चन। हम पढ़ रहे मिक्सचर, हम पढ़ रहे मिश्रण, आ गया प्रतिशतता का क्वेश्चन। हम पढ़ रहे टाइम एंड डिस्टेंस, आ गया प्रतिशतता का क्वेश्चन। बना रहे रेशियो पर। अरे तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम पढ़ रहे टाइम एंड डिस्टेंस, आ गया प्रतिशतता पे क्वेश्चन, बना रहे रेशियो पर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सब एक दूसरे में क्या है, उलझा हुआ है। तो बेसिक्स को समझना तो जरूरी है ही, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए रेशियो और परसेंटेज, इस दोनों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। रेशियो और परसेंटेज इस दोनों को समझना आपको शुरू से ही है। रेशियो क्या है और परसेंटेज क्या है। अभी इसको लिखना कुछ नहीं है, ये लिखना जरूरी नहीं है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है अरिथमेटिक को समझने के लिए सबसे पहला काम करना है रेशियो समझना है। हम आपसे पूछते हैं एक बहुत ही छोटा सा सवाल, बहुत ही छोटा सा सवाल हम आपसे पूछते हैं। अगर एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीद रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 162 रुपये में खरीद रहा है। कितने रुपये में खरीद रहा है? 162 रुपये में खरीद रहा है। और उसको बेच रहा है 243 रुपये में। कितने रुपये में? 243 रुपये। 162 रुपये में खरीद रहा है और 243 रुपये में बेच रहा है। तो हमको ये बताना है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। हमको बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा।
एक बात तो आपको पता चल चुका होगा कि जब खरीदा 162 रुपया में और बेच रहा 243 रुपया में, तो प्रॉफिट तो होगा, क्योंकि कम में खरीदा, जितना में खरीदा उससे बढ़ा करके बेच रहा है तो प्रॉफिट होगा, जितना में खरीदा उससे घटा करके बेचता तो लॉस होता। बोलो होता कि नहीं होता? तो 162 रुपया में खरीदा और 243 रुपया में बेच दिया, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्वेश्चन किससे है? परसेंटेज से। असल में क्वेश्चन किससे है? परसेंटेज से, लेकिन प्रॉफिट का परसेंट निकालना है। तो हम लोग आमतौर पे करते क्या है कि किताब में देखे या कहीं भी पढ़े तो हम लोग ये पढ़ना शुरू कर देते हैं कि प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस गुना 100। तो ये दिखने में भारी भरकम थोड़ा लगता है, थोड़ा भारी भरकम लगता है ना कि ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये तो फार्मूला हो गया, इसको तो याद करना पड़ेगा, थोड़ा भारी भरकम लगता है। हम इसको एक बार बनाते हैं। तो 243 में से 162 को अगर हम लोग माइनस करें तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 81। बोलिए होगा कि नहीं होगा? और प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना होगा तो 81 बटे 162 गुना क्या कर लेते हैं? 100। तो 81 दूनी 162 और 2 से इसको काटते हैं 50। तो आपका आंसर क्या आ जा रहा है? 50%। तो हम लोग बोलेंगे 50% प्रॉफिट हुआ। 50% क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। लेकिन हम कहते हैं कि माइनस करने का जरूरत क्यों है? कहीं माइनस करने का क्या जरूरत है? अगर हम इसका रेशियो निकाल लिए, क्वेश्चन किससे पूछा? परसेंटेज से। इसका अगर हम लोग रेशियो निकाल लिए तो क्या होगा? 81 दूनी 162 और 81 तिया 243। तो रेशियो क्या आया? 2:3 का आया। रेशियो क्या आया? बोलिए 2:3 का आया। अब आप जो 162 भारी भरकम संख्या लग रहा था, बड़ा संख्या लग रहा था, उसको आप 2 समझिए, और जो 243 भारी भरकम लग रहा था उसको आप 3 समझिए। इस दोनों में तुलना हो गया। अब इस दोनों में जब तुलना हुआ तो आप देखिए 2 रुपया का सामान 3 रुपया में बेचा जा रहा है, तो कितना का फायदा? 1 का फायदा। कितने में फायदा? 2 में फायदा। अगर 2 रुपया में खरीदा, बेस हमारा, आधार हमारा क्या? तुलना जो हम करेंगे अपने प्रॉफिट या लॉस का, वो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, जितना में हम खरीद के लाए हैं। तो 2 रुपया में खरीदे और 3 रुपया में बेचे तो 1 रुपया का फायदा हुआ। और जब 1 रुपया का फायदा हुआ 2 रुपया के रेस्पेक्ट में, गुना कर देते हैं 100। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या आया? 50%। क्या आंसर आया? तो यहां पर क्या हमारा आंसर चेंज हुआ? यहां पर इतना भारी भरकम हम चीज पढ़ा करके भी 50% ले आ सकते हैं, और इस दोनों का रेशियो भी निकाल करके 50% ले आ सकते हैं। तो ज्यादा बेटर मेरे लिए क्या रहेगा? 50%। अगर कोई संख्या ऐसा दे दिया जाए, देखिए ऐसा दे दिया जाए, 1350 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा गया, ठीक है, 1350 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा गया और 900 रुपया में बेचा गया, यानी कॉस्ट प्राइस 1350 रुपया है और सेलिंग प्राइस हमारा 900 रुपया है, ठीक है। तो ये बताना है कि हमको कितने परसेंट का फायदा हुआ और या कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो आप क्या करने चले जाते हैं? यहां पर तो दिख रहा है कि ये लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो हम क्या करते हैं उस टाइम में, जब लॉस होता है तो लॉस का एक हम फार्मूला इस टाइप से लगाते हैं कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ऐसा लगाए, और फिर लॉस परसेंट बराबर निकालते हैं। लॉस परसेंट बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे क्या? कॉस्ट प्राइस गुना 100। ऐसा होता है क्या? तो अब आप यहां पर देखते हैं 1350 में से 900 माइनस करते हैं तो लॉस निकलता है। लॉस कितना का हो रहा है? 450 रुपया का लॉस हो रहा है। कितना रुपया का लॉस हो रहा है? 450 रुपया का। 1350 में से 900 को माइनस करते हैं, 1300 में से 900 को माइनस करते हैं तो 400 आया, और 50 तो है ही, तो 450 रुपया का लॉस हुआ। और इसका कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है? 1350 दिया हुआ है ना, और गुना क्या कर देते हैं हम लोग? 100 कर देते हैं। तो इसका परसेंटेज निकलेगा। 0 से 0 काट दिए और 45 से इसको काटे तो 45 तिया हो जाता है 135। ये सब क्यों होता है सब हम बताएंगे धीरे धीरे। 45 तिया, 45 दूनी 90, और एक बार और 45 उसमें ऐड करके देखो तो 135 आता है। तो अभी आया 1/3, और 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 33.1/3%। ठीक। अब हम बोलते हैं कि ये करने का जरूरत ही क्या है? क्या करना है? रेशियो निकाल देना है। क्या करना है? इसका रेशियो निकाल देना है, ठीक है।
रेशियो कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। 1350 लिखा हुआ है, 1350 रेशियो 900, 0 से 0 काटे, 45 दूनी 90। हो सकता है कि आपको 45 के बारे में नहीं पता हो तो 5 से भी आप काट सकते हैं शुरू में, ठीक है। धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा। या 15 छाके 90, 15 नामे 135, पहाड़ा तो इतना पता है। अभी इसका फिर हम लोग 3 और 2 कर सकते हैं, ऐसा तो कर सकते हैं। अब आप खुद देखिए कि 3 रुपया में खरीदा और 2 रुपया में बेचा, तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ। कितना का? कितने में लॉस हुआ इस बार हम कंपेयर किसके साथ करेंगे? 3 के साथ। उस टाइम में कंपेयर हम किसके साथ कर रहे थे? 2 के साथ। क्यों कर रहे थे? क्योंकि 2 रुपया में खरीदे थे, इस बार 3 रुपया में खरीदे हैं। तो एक लॉस हो रहा, 3 में गुना कर देते हैं 100, तो क्या हमारा आंसर 33.1/3% आ रहा है क्या? तो क्या हम इस तरीके से क्यों नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो हमने क्या देखा कि परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और रेशियो में हम लोग उसको सॉल्व कर दे रहे हैं और आंसर फिर परसेंटेज में देते हैं। तो समझना है बात को। अगर आपसे क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाएगा तो आप आंसर भी कैसे दोगे? हिंदी में। आपसे क्वेश्चन अगर इंग्लिश में पूछा जाएगा, व्हाट इज योर नेम, तो आप भी इंग्लिश में देना पसंद करोगे, माय नेम इज। समझ में आ रहा ना? तो इसी तरह से मैथमेटिक्स भी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है परसेंटेज से, तो आपको आंसर भी क्या देना है? परसेंटेज में। लेकिन बनाने का जो तरीका होना चाहिए, बनाने का जो तरीका होना चाहिए वो आपका अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब है कि आपके पास कॉन्सेप्ट का भंडार होना चाहिए। कॉन्सेप्ट का क्या होना चाहिए? भंडार होना चाहिए। यानी आपके पास एकदम 100% कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम सब धीरे धीरे चलेंगे, सबके बारे में धीरे धीरे आपको लिखाते भी जाएंगे जब जरूरत पड़ेगा। तो अभी फिलहाल यहां पर देखिए, हमने कहा रेशियो परसेंटेज, रेशियो परसेंटेज। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस दोनों का महत्व क्यों इतना बढ़ा हुआ है। इस दोनों का महत्व इतना क्यों बढ़ा हुआ है? परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड रेशियो। तीन चीज, फ्रैक्शन, परसेंटेज एंड रेशियो। आपसे हम एक बात सवाल पूछते हैं, अगर इस क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट है, टोटल 100 स्टूडेंट है और आज 50 स्टूडेंट गायब है, मतलब एब्सेंट है, नहीं आया हुआ है, तो आपसे हम पूछेंगे कि कितना स्टूडेंट गायब है जी। तो अगर संख्यात्मक मान आपको बोलना होगा तो आप बोलेंगे 50 बोलेंगे। अगर आपको संख्यात्मक मान नहीं बोलना है तो आप आधा भी बोल सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन में बोलना होगा कि टोटल जितना भी है 100 है और 100 में से 50 नहीं आया, तो इसका मतलब आधा नहीं आया। तो ये जो आप तुलना कर रहे हैं वो कैसे तुलना कर रहे हैं? फ्रैक्शन में तुलना कर रहे हैं। किस में तुलना कर रहे हैं? फ्रैक्शन में। कोई आप इसको ऐसे भी तुलना कर सकते हैं कि सर 50% आज नहीं आया। अगर 32 स्टूडेंट इस क्लास में बैठा हुआ और 16 स्टूडेंट गायब है, तो आप बोल सकते हैं ना परसेंटेज में कि सर 50% स्टूडेंट नहीं आया। आप फ्रैक्शन में बोल सकते हैं कि 1/2 नहीं आया, आधा नहीं आया। आधा बोलते हैं ना, बोलचाल के भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? आधा नहीं आया। 1/3 आज लगता है सर गायब है, आज तो सर 1/4 गायब है। 1/5 भाग लगता है सर आज गायब है। तो कभी हम लोग फ्रैक्शन में बोल रहे हैं और कभी हम लोग परसेंटेज में बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुलना। तो जब भी तुलना करना होता है मैथमेटिक्स में, तो या तो हम लोग फ्रैक्शन से तुलना करते हैं, या तो परसेंटेज से तुलना करते हैं, या नहीं तो रेशियो से तुलना करते हैं। लेकिन रिलेशन, रेशियो से जब तुलना करते हैं, रेशियो क्या होता है? रेशियो सेम यूनिट के बीच का रिलेशन होता है। अब रेशियो से तुलना करते हैं, इसको समझते हैं। जैसे हमने कहा कि मेरे क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 64 और इसमें से आज एब्सेंट है, आज नहीं आया हुआ है, वो 16 स्टूडेंट आज नहीं आया। ठीक है, तो जब 16 स्टूडेंट 64 स्टूडेंट में नहीं आया, तो अगर आप फ्रैक्शन में तुलना करेंगे तो बोलेंगे सर एब्सेंट है आज कितना? 16 एब्सेंट है 64 में, तो 16 चौका 64, आप 1/4 एब्सेंट बोलिएगा। ठीक, इसी चीज को अगर आपको परसेंटेज में बोलना हो, किसमें बोलना हो? परसेंटेज में, तो 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 25%। बोलिए होता है कि नहीं होता?
तो हम लोग फ्रैक्शन में एब्सेंट बोल रहे हैं 1/4 नहीं आया, परसेंटेज में 25% नहीं आया, बट रेशियो में जो तुलना होता है, रेशियो में तुलना होता है, यहां पर नहीं आया और जो आया उस दोनों के बीच तुलना होगा। 25 लीटर दूध का तुलना हम लोग 20 लीटर पानी से कर सकते हैं, ना कि 25 लीटर दूध का तुलना 20 किलोमीटर से कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? 25 लीटर दूध का तुलना 25 लीटर पानी से, 20 लीटर पानी से, मतलब लीटर का तुलना लीटर से कर सकते हैं, किलोमीटर का तुलना किलोमीटर से कर सकते हैं, आवर का तुलना आवर से करते हैं, मतलब सेम यूनिट के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। अब यहां पर आप देखिए कि जो एब्सेंट है और जो प्रेजेंट है, क्योंकि छात्रों की संख्या के बीच का रिलेशन देखना है, तो जो एब्सेंट है वो यहां पर अगर फ्रैक्शन के तौर पे देखा जाए तो जो एब्सेंट है वो क्या है? अगर संख्यात्मक मान लेकर के हम लोग देखते हैं तो देखिए 16 एब्सेंट है, और 16 एब्सेंट होने के बाद 64 में अगर 16 एब्सेंट हो जाएगा तो 48 प्रेजेंट होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? अगर आप इस दोनों का रेशियो देखें, इस दोनों का क्या देखें? रेशियो देखें, तो क्या हो जाएगा? 1:3 का रेशियो होगा। बोलिए होगा क्या? 1:3 का रेशियो होगा। प्रेजेंट, अब्सेंट और प्रेजेंट स्टूडेंट के बीच का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? 1:3 का होगा। समझ पा रहे बात? अगर इसी चीज को हम लोग फ्रैक्शन में देखें तो प्रेजेंट स्टूडेंट 1/4 है, 1/4 है, एब्सेंट स्टूडेंट 1/4 है, तो प्रेजेंट स्टूडेंट कितना होगा? फ्रैक्शन में कभी भी आप तुलना करेंगे तो टोटल हमेशा 1 होगा। फ्रैक्शन में टोटल हमेशा क्या होगा? 1 होगा। मतलब अगर आपसे पूछे कि 1/4 घट जाए तो क्या होगा? तो घट जाए, अगर तुलना कर रहा है तो आप किससे घटाएंगे? हमेशा 1 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे? 1 से। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? 1 - 1/4 बोलेंगे क्या? अगर हम लोग फ्रैक्शन को यहां पर लेकर के आ रहे हैं, अब ये क्या हो जाएगा? 1/4, 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो आएगा 3/4। अगर 4 से 4 को काट दे तो भी रेशियो क्या आया? 1:3। कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हम बोले परसेंटेज में बात करें, परसेंटेज में बात करें तो 25% अगर एब्सेंट है तो 75% प्रेजेंट होगा, क्योंकि परसेंटेज में 100% क्या होगा? टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। 100% टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। तो 25% अगर एब्सेंट है तो 75% क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा। आप समझ पा रहे बात? अगर आप इसका रेशियो निकाले तो भी इसका रेशियो क्या आ जा रहा? 1:3 ही आ जा रहा है। कोई फर्क पड़ रहा है क्या? तो फ्रैक्शन, परसेंटेज और रेशियो तीनों क्या है मैं आपको बता दूं। इसका जो रहस्यमय बात है, इसका जो रहस्य है, ये मैं आपको बता दूं। मैथमेटिक्स में तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए 3 चैप्टर का निर्माण हुआ है, फ्रैक्शन, परसेंटेज और रेशियो। यानी तुलना हम 3 तरह से कर सकते हैं, फ्रैक्शन से, परसेंटेज से और रेशियो से। इस तीनों ही तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। और इस तीनों ही तरह से जब हम लोग तुलना कर सकते हैं, तुलना कर किया जब भी जाता है तो एक्चुअल वैल्यू को हम लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, उस एक्चुअल वैल्यू का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। जिस तरह से हमने अभी तुरंत आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में प्रॉफिट परसेंट बोल रहा था, लॉस परसेंट बोल रहा था निकालने के लिए, तो हमने कॉस्ट प्राइस का न्यूमेरिकल वैल्यू और सेलिंग प्राइस का न्यूमेरिकल वैल्यू को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। हमने क्या किया? उसको काट दिया, यानी छोटा कर दिया, रेशियो में चेंज कर लिया। अब जब रेशियो में चेंज किया तो असल में तो हम लोग उसको रेशियो में जब चेंज कर रहे हैं तो रिलेशन ही है ना। और हमसे क्वेश्चन किससे पूछा गया था? परसेंटेज से। तो जब परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया तो हम लोग रेशियो से भी बना सकते हैं उसको। फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग रेशियो से भी बना सकते हैं, और रेशियो से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। तो ये तीनों को हम लोग को समझना है शुरू से ही। जितना इस तीनों को समझेंगे उतना अरिथमेटिक आपका मजबूत होता जाएगा। अब सब चैप्टर में जाएंगे, सब चैप्टर का अलग अलग बेसिक्स है, सबका फंडा समझना जरूरी है, लेकिन बनाने का जो तरीका होगा, ज्यादातर क्वेश्चन में परसेंटेज से क्वेश्चन रहता है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको परसेंटेज में मिल जाएगा, ठीक है, रेशियो में मिल जाएगा। तो हम लोग इस दोनों पे कमांड करेंगे शुरू से ही, ठीक है। तो इतना बात था। अभी आप सिर्फ इसको लिखिए जो हमने यहाँ पर लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर छात्रों की संख्या 64 और एब्सेंट उसमें कितना है? 16। तो फ्रैक्शन में 1 आपका क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा, और 100 भी आपका टोटल हो जाएगा, 100% भी आपका क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा।
परसेंटेज में टोटल क्या होता है 100%, परसेंटेज में टोटल क्या हो जाता है 100%, और रेशियो में जो टोटल आपका होगा वो होगा अनुपातिक योग, जिसको हम लोग अनुपातिक योग बराबर कुल भी बोलते हैं। कभी कभी आप क्वेश्चन देखते हैं कि बोला क्या कि एक आदमी के पास गाय का संख्या और भैंस का संख्या के बीच का रेशियो दिया हुआ 5:4, टोटल संख्या है इसके पास 90, टोटल संख्या क्या है 90, तो बताना ये है कि गाय का संख्या कितना है और भैंस का संख्या कितना है, ठीक है। तो आमतौर पे अगर आप बहुत एकदम बेसिक्स में जाते हैं तो आपको करना क्या पड़ता है, लिखते हैं 5x 4x, फिर लिखते हैं इसको 9x, 5x + 4x बराबर क्या हो जाता है 9x, और 9x बराबर हो जाता है 90, तो x का वैल्यू क्या आता है 10, बोलिए आता है क्या, तो x का वैल्यू 10 आया, तो 5x बराबर 5 × 10 50, और 4x बराबर 40। हम बोलते हैं ठीक है गाय का संख्या 50 हुआ और भैंस का संख्या कितना हुआ 40 हुआ, ऐसे बोल देते हैं। अब यहां पर आप देखिए कि असल में क्या हुआ, असल में क्या हुआ, इस सारे x को यहां से हम हटाते हैं, सारे x को हटाते हैं। चूंकि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, जिस तरह से स्पीड का एक यूनिट हुआ किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस का हम लोग एक यूनिट बोलते हैं किलोमीटर बोलते हैं ना, डिस्टेंस का बहुत सारा यूनिट है, तो उसी तरह से रेशियो का यानी तुलना जब करते हैं तो उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो हम लोग उसको यूनिट ही बोल देते हैं। हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, यूनिट। मतलब देखिए जैसे 5 + 4, 5 यूनिट 4 यूनिट, 5 यूनिट 4 यूनिट, टोटल कितना यूनिट 9 यूनिट बराबर 90, 9 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट बराबर 10, और 1 यूनिट बराबर जब 10 तो 5 यूनिट बराबर 5 × 10 50, 4 बराबर 4 × 10 40। तो x का जरूरत पड़ा क्या, यहां पर x का जरूरत नहीं पड़ा। x क्या होता है, x अगर हम लोग मानते हैं तो x क्या होता है उसको समझिए। जब किसी दो संख्या का रेशियो निकाला जाता है, जब किसी दो संख्या के बीच का रिलेशन निकाला जाता है, तो हम लोग उस दोनों संख्या के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकाल देते हैं। 16 और 24 का रेशियो, 16 और 24 का रेशियो, तो 16 और 24 का रेशियो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ऐसा लिखे। 2 और 3 का रेशियो, असल चीज क्या हुआ उसको समझिए कि 16 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो 8 × 2 लिखेंगे, और 24 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो 8 × 3 लिखेंगे। बोलिए लिखेंगे क्या, तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या आया हुआ, 8 आया हुआ है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 आया हुआ है, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझ रहे हैं, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या हो गया, वैसी सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। जैसे 16 का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है तो 16 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या, 1 2 4 8 और 16, और 24 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या, 24 को काटने वाली 1 2 3 4 6 8 12 और 24। बोलिए ऐसा है कि नहीं। अब इसमें से आप देखिए कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों को काटने वाला कॉमन क्या है, तो एक कॉमन, फिर 2 और 2 कॉमन। बोलिए आया क्या, यहां पर 4 और 4 कॉमन है, 8 और 8 भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या। तो यहां पर अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए, कॉमन फैक्टर देखा जाए यानी समापवर्तक अगर देखा जाए दोनों के बीच, तो हम लोग क्या सब देख पाते, 1 2 4 और 8, और उसमें से भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाए जो सबसे अधिक हो, सबसे बड़ा हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाए तो 1 2 4 8 में सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर, 8, तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हमने यहाँ पर इसका गुणनखंड किया 16 का, 8 दूनी 16, 24 का गुणनखंड किया 8 × 3, तो यहाँ से अगर हम 8 को 8 कटेगा ना, अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को गायब कर दिए तो बचा हुआ जो ये 2 और 3 है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2 और 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गया तो रेशियो में चेंज हो गया, और जब रेशियो में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को डाले यानी 2 और 3 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा क्या आया हुआ, 8, अगर हम 8 से दोनों में गुना कर दिए तो संख्या में बदल गया। रेशियो में, संख्या से रेशियो में बदलना हो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो, और रेशियो से संख्या में बदलना हो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डाल दो। 16 और 24 का रेशियो 2 और 3 है, और 16 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 8 है। बोले है क्या, तो 8 अगर हम 16 से निकाल दे तो 8 घटेगा नहीं, गुना करके, है ना, 8 दूनी 16, 8 तिया 24,
तो 8 हम निकाल दे तो यहाँ पर 2 बचेगा, और इसमें से भी 8 निकाल दे तो क्या बचेगा, यानी 16 और 24 का अगर तुलना किया जाए तो क्या आएगा, 2:3 आएगा। बोलिए आएगा क्या? अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दे 2 और 3 में, 2 और 3 में 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो संख्या में बदल जाएगा, 16 और 24 हो जाएगा। तो आप बात समझ पा रहे क्या कि अगर हम रेशियो अगर दो संख्या का रेशियो निकालना हो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो, और रेशियो में अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डाल दो तो वो संख्या में चेंज हो जाएगा। तो यही चीज हमारा यहां पर x काम कर रहा था। 5x और 4x हम लोग क्यों मानते हैं, यहां पर भी x है फैक्टर और यहां भी x है फैक्टर, तो ये जो x मानते हैं असल में हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मानते हैं, HCF मानते हैं। और 5x 4x टोटल 9x, और x बराबर हमारा क्या आया, 10 आया। और ये जो 10 असल में आया यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यही क्या है बोलिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम 10 से गुना कर दे 5 में तो संख्या में चेंज हो जाएगा, और 10 से हटा दे 10, दोनों से 10 काट दे, दोनों से 10 काट दे तो संख्या से रेशियो में चेंज हो जाएगा। ये एकदम बेसिक चीज हम बता रहे हैं। इतना बात समझ में आया जितना बात अभी हम बताएं? तो यहां पर अनुपातिक योग बराबर क्या हो जा रहा है, कुल हो जा रहा है। हम देखते हैं 1 और 3 का रेशियो है तो 1/4। अब इसको समझते हैं, 1 4 में बोले अब्सेंट है, अरे 64 में 16, 64 में 16। अगर हम लोग इसको छोटा करें तो हम लोग बोल सकते हैं 4 में 1। 64 में 16 का जो हिसाब किताब है, 64 में जो 16 का औकात है वही औकात 4 में 1 का है। वही औकात किस में, 4 में 1 का है। तो हम बोले क्या, 4 में अगर 1 एब्सेंट है, 4 में अगर टोटल 4 हो, डिनोमिनेटर हम लोग देख रहे हैं, हर देख रहे हैं, टोटल 4 हो और उस 4 में अगर 1 एब्सेंट है तो बताइए प्रेजेंट कितना होगा। तो रेशियो क्या होगा, 1:3। रेशियो क्या होगा, बात आ रहा समझ में? तो यही 4 तो बट जाता है, इसके नीचे में जो डिनोमिनेटर है यही 4 क्या हो जाता है, 2 भाग में बट जाता है। एब्सेंट और प्रेजेंट में यहां पर बट गया 2 भाग में। तो जब 2 भाग में यहां पर हम बांट सकते हैं, रेशियो 1:3 का है, तो जब हम इसको 2 भाग में बांट सकते हैं तो अगर इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग बोल सकते हैं 1/4 बोल सकते हैं क्या। 1 कितना में, 4 में, और 3/4 बोल सकते हैं क्या, बोलिए बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? तो इसको कहा जाता है फ्रैक्शनल पार्ट, रेशियो का फ्रैक्शनल पार्ट, रेशियो का फ्रैक्शनल पार्ट। 1/4 एंड 3/4, 1/4 और 3/4। और इसी का अगर रेशियो निकाल लेते हैं, 4 कट जाता है तो ये रेशियो में चेंज हो गया। तो फ्रैक्शन से रेशियो में चेंज करना और परसेंटेज से भी रेशियो में चेंज करना, रेशियो से फ्रैक्शन में चेंज करना और रेशियो से परसेंटेज में चेंज करना, ये सारा आपको पहले से आना चाहिए। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन आप लिखिए, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लिखिए। अभी हम स्टार्ट करते जा रहे हैं, अलग अलग चैप्टर के बारे में हम आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग उसके बाद कल के बाद, कल जो आपका क्लास होगा, कल तक हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम आपको समझा पाए। अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ये लग रहा है कि बहुत नया चीज़ है, तो हम आपको बता देते हैं कि ये नया चीज़ नहीं है। अगर इसको आप समझते हैं तो हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन डगर जो होगा, आपका जो रास्ता होगा वो बहुत आसान होने वाला है अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं। थोड़ा सा अगर मेहनत अभी कर लेते हैं तो आगे आपको बहुत आसान होने वाला है, इसीलिए आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए। मेरा इसमें कुछ नहीं जाता, आप आए, हम आपको एकदम स्टार्ट कर देते, सेट बोलते चलिए सेट स्टार्ट कर देते हैं, एक एक क्वेश्चन बताना शुरू कर देते तो भी कोई बात नहीं होता। तो हम आपको थोड़ा सा चाहते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन दे दे, और इसके बाद आप देखिएगा कि जब हम लोग अरिथमेटिक का क्वेश्चन टच करेंगे तो कितना आसानी से बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लिखिए, खुद से लिखिए ये क्वेश्चन जो हम आपको क्वेश्चन लिखाने जा रहे हैं। ऐसा सब बहुत सारा क्वेश्चन है जो रेशियो पे बहुत आसानी से बनेगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आप लिखिए कि एक लड़के को 7/6 से किसी संख्या में डिवाइड करना था। एक लड़के को 7/6 से 7/6, एक लड़के को 7/6 से किसी संख्या में डिवाइड करना था। उसने 7/8 से डिवाइड कर दिया।
उसने 7/8 से डिवाइड कर दिया। तो संख्या के मान में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। संख्या के मान में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। एक बार आप कोशिश करें बनाने का, एक बार आप कोशिश करें इस क्वेश्चन को बनाने का, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं। क्या बना? छोटू कैसे होगा ऐसे में? फिर तुम तो पढ़ रहे हो, तुम्हारा ये हाल है। दीक्षा कितना आया? 33.33%। गुड। चलो देखो कितना आसान सा ये क्वेश्चन है, बात को गौर से समझना। हमने किससे क्वेश्चन पूछा? परसेंटेज, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। परसेंटेज चेंज से क्वेश्चन था आपका, था कि नहीं था? और अभी हम पिछले आधे घंटे से 45 मिनट से सिर्फ हम परसेंटेज पे ही भाषण दे रहे हैं। बोले दे रहे हैं ना? आप इसको ऐसे समझिए, हम 2-3 तरीका आपको बताते हैं, एकदम ध्यान से देखना, बहुत आसान है। माना कि वह संख्या x, माना कि वह संख्या क्या? x, जिसमें उस लड़के को कहा गया कि आप जाकर के 7/6 से डिवाइड कर दीजिए। उस लड़के को क्या कहा गया? x में जाकर के 7/6 से डिवाइड कर दीजिए। उस लड़के ने क्या किया? x में जाके 7/8 से डिवाइड कर दिया। x में जाके क्या किया? 7/8 से डिवाइड कर दिया। उस लड़के को कहा गया x में जाकर के 7/6 से डिवाइड कीजिए। उसने क्या किया? 7/8 से डिवाइड कर दिया। ठीक, अगर 7/6 यहां पर नीचे में है तो हम अगर इसको उल्टेंगे तो क्या ये 6x/7 होगा क्या? बोलिए, 6x/7 होगा। ये कैसे हो रहा, समझ में आ रहा है? बोलिए, क्योंकि 7/6 से डिवाइड कर रहे हैं। किसी भी संख्या को अगर हम फ्रैक्शन से ऐसे डिवाइड करते हैं तो इसको गुना में चेंज करने के लिए इसको उल्टा कर देते हैं, इतना तो बात पता ही है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे उल्टा कर दे तो ये 6x/7 हो गया। यानी संख्या क्या बनना था? 6x/7। संख्या क्या बना? 8x/7। ये उल्टा ना, अभी हम x पे बता रहे हैं। हमने क्या किया? 7/6 से डिवाइड किया 6x/7, x में 7/8 से डिवाइड किया 8x/7। तो 6x/7 से 8x/7 कुछ बढ़ा हुआ लग रहा है क्या? लग रहा बढ़ा हुआ। नीचे में क्या है? 7, इसके भी नीचे में क्या है? 7। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 8x/7 माइनस 6x/7 बराबर क्या हो जाता है? 2x/7। बोलिए, होता है क्या? तो प्रतिशत परिवर्तन हमको निकालना है, तो अभी परिवर्तन कितना आया है? 2x/7 परिवर्तन आया। बोलिए, आया है क्या? अगर हमको अब परसेंटेज चेंज निकालना है, प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं? जो भी परिवर्तन हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है? 2x/7 ये परिवर्तन हुआ है। और उसको कहा गया था 7/6 से गुना करने के लिए। इसका मतलब रियल में संख्या क्या होना चाहिए? 6x/7। रियल में संख्या क्या होना चाहिए? 6x/7। तो इसका मतलब है क्या कि इससे ये बढ़ा 2x/7। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा? 6x/7 के रेस्पेक्ट में। गुना कर देते हैं 100 तो प्रतिशत निकल जाएगा इसका। तो 7 से 7 कट गया, x से x कट गया, 2 तिया 6, 1/3 गुना 100 हुआ, और ये हो गया 33.1/3%। बोलिए, हुआ क्या? अगर हम x पे मान के बनाए तो, अरे x तो कट गया ना। तो जब x कट गया तो x का लेने का क्या मतलब?
x जब कट गया तो x लेने का क्या मतलब, जब x पे बना सकते हैं तो हम धरती के किसी भी संख्या को लेकर के बना सकते हैं। मान के चलो 1, छोटू को कहा गया था 1 में डिवाइड करने के लिए 7/6 से, किसमें 1 में कहा गया था 7/6 से डिवाइड करने, और ये लड़का कर दिया 1 में 7/8 से डिवाइड। दूसरा तरीका, ये x पे हमने बताया आपको 1 में 7/6 से कहा गया था डिवाइड करने, जबकि इसने कर दिया 1 में 7/8 से डिवाइड। अगर आप इसको उल्टाएंगे तो ये आएगा 6/7, इसको उल्टाएंगे तो ये आएगा 8/7। कितना बढ़ा हुआ है, 2/7 बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ, देखिए कितना बढ़ा हुआ है, 2/7। और जब 2/7 बढ़ा हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा हुआ, 6/7 के रेस्पेक्ट में बढ़ा हुआ। रियल में तो ये संख्या होना चाहिए, बटे 6/7 करते हैं और गुना क्या कर देते हैं 100। तो 7 से 7 कटा, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 1/3 गुना 100 का मतलब होता है 33.1/3%। बोलिए होता है क्या, 33.1/3%। तो x पे बना, 1 पे बना। दूसरा तरीका हम बोलते हैं क्या कि क्या आप इसको रेशियो पे नहीं बना सकते हैं क्या, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। देखिए क्या कितना आसान है। 7/6 से बोला डिवाइड करने के लिए, इसका मतलब 6/7 से बोला गुना करने के लिए। 6/7 से क्या बोला, गुना करने के लिए। 7/6 से जब बोला डिवाइड करने के लिए तो इसका मतलब 6/7 से बोला गुना करने के लिए। और जब 7/8 से ये डिवाइड कर दिया तो गुना इसका मतलब कर दिया 8/7 से, कर दिया क्या। 7 से 7 कटा, 2 तिया 6, 2 चौका 8। तो 3 रेशियो क्या हो गया, 3 रेशियो क्या हो गया, बोलिए कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। कितना में, तो क्या हम 1/3 को अगर 100 से गुना कर दे, या परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू पता है और फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू पता है, तो 1/3 को अगर हम 100 से गुना कर दे तो क्या यह 33.1/3% नहीं होगा क्या। तो हम x पे बना सकते हैं, हम 1 पे बना सकते हैं, हम किसी भी संख्या पे बना सकते हैं। x पे बना सकते हैं, 1 पे बन जाएगा, रेशियो निकाल के बन जाएगा। हमने कहा कि आप दुनिया का कोई भी संख्या मान लीजिए, दुनिया का कोई भी संख्या मान लीजिए, 64 में इसे डिवाइड करने के लिए कहा गया। किसमें, 64 में, अपने मन से 64 में डिवाइड करने के लिए कहा, तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या। 64 को तो कटना ही है ना बाद में। x जब कट गया तो 64 अगर मानते हैं तो 64 भी तो कटेगा। बात आ रहा है कुछ समझ में। तो आप इस तीनों ही तरीका से इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है अभी। ठीक है, इसको आप उतारिए पहला तरीका से, फिर दूसरा तरीका से। यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप संख्या मान लेंगे, माना की संख्या x, ठीक है, और यहां पर आप मान लेंगे माना की संख्या 1। तो ये एक तरीका है, इसके बाद ये वाला है, और ये दूसरा तरीका है, और ये तीसरा तरीका। देखिए आज जो है, आज हमारा तो बस इंट्रोडक्शन ही था एक तरह से, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, और इस तरह का कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे जिसमें लोग को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बनता वो बहुत आसानी से है। ठीक है, ये भी नहीं है, तो आज हम अभी आप लोग को छोड़ देते हैं। मन भरता नहीं है कि ये जो है कि आपको मन करता है कि एकदम 100% हम आपको समझा ही दे। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो हमसे संतुष्ट नहीं हो सकता है अगर हम समझा दे तो। ठीक है, ये 100% मेरा गारंटी है, लेकिन उसको समझने का कोशिश कीजिए। हम धीरे धीरे समझाएंगे और रियलिटी से आपको रूबरू कराएंगे। सच्चाई क्या है, कंपैरिजन कैसे होता है। कुछ लोग तो बहुत सारा पढ़ भी लेता है, उसके बाद बावजूद उसको सच्चाई पता नहीं होता है, बस कुछ रट लिया, कुछ फार्मूला वगैरह, कुछ क्वेश्चन उससे बन गया। तो कुछ क्वेश्चन पे मत जाइए। अगर एक बार कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आ गया तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है कल जो हमारा क्लास होगा वो इसी बेस्ड होगा, थोड़ा रेशियो, परसेंटेज, कुछ अलग अलग तरह के हम लोग 5-7 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जो आपका परसों से क्लास होगा वो क्लास आपका सेट वाइज चलना शुरू हो जाएगा। उसमें क्या होगा, सेट वाइज चलने से फायदा क्या होगा, जैसे देखिए एक सेट, जैसे ये एक सेट है, आप देखिए जैसे पहला सेट है, पहला सेट का जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है x का मान जिसके लिए व्यंजक
15 माइनस 7x और 15x प्लस 7 बराबर हो जाते हैं, उसमें x का वैल्यू निकालना है। अलग तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 से पूरी तरह से विभाज्य होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है। अब जब हम इसके बारे में बता रहे होंगे कि 95 से पूरी तरह से विभाज्य होने वाली 5 अंकों की संख्या, तो क्या ये बात बताइए कि इसके बारे में हम आपको जब 5 अंकों की अधिकतम संख्या बताएंगे तो उस टाइम में क्या हम 5 अंकों का न्यूनतम संख्या का डिस्कशन नहीं करेंगे क्या? 4 अंकों का अधिकतम संख्या का डिस्कशन नहीं करेंगे क्या? जब हम एक क्वेश्चन बताएंगे तो समझ लीजिए कि 4 से 5 क्वेश्चन पहले बताएंगे। तो शुरू में जो 5 से 10 सेट तक होगा हमारा, 5-7 सेट मेरा जो टारगेट है, उसमें आपको एक एक क्वेश्चन पे 4-4 क्वेश्चन बना के हम आपको समझाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, क्लियर होता चला जाएगा और 5 से 6 सेट पढ़ने के बाद ही आपसे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ A/B बराबर 3:8, इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ पे रेशियो से आ गया तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। एक क्वेश्चन दिया 9 साल का औसत राजस्व 76 लाख रुपया है, 5 वर्ष का औसत 71 लाख रुपया। इस तरह का मतलब औसत का क्वेश्चन आया। और जब एक बार औसत का क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा औसत के बारे में जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपके लिए जरूरी है। बहुत ज्यादा हाई लेवल में नहीं जाना आपको, क्योंकि आप फाउंडेशन तो पढ़ नहीं रहे, आपके पास टाइम तो है नहीं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका जरूरत है एनटीपीसी के लिए, CHSL के लिए, वो कॉन्सेप्ट तो हम समझाएंगे ही समझाएंगे। तो जब एक क्वेश्चन होगा और उस पर 4-5 तरह का क्वेश्चन हम करवा करके आपको समझा चुके होंगे, तो मेरा गारंटी है कि 100 से 125 क्वेश्चन तक जाते जाते आपका कॉन्सेप्ट 90% तक क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको बनने में अभी, अगर इस सेट में अगर आपको बनने में 10 क्वेश्चन में भारी लगेगा, तो 5-6 सेट के बाद आप 20-20 क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे चलिए, आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर हम लोग।